दोस्तों, एक महिला दरोगा गुस्से से बौखलाई और एक मुजरिम पर टूट पड़ती है। वह उसे इतनी बेरहमी से मारती है कि पसीने से भीगी वर्दी, बिखरे बाल और टूट चुका कंगन सब इस टकराव की गवाही देते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मुजरिम फिर भी नहीं टूटा, क्योंकि उसे पता था कि अगर एक बार जुर्म कबूल कर लिया तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उधर दरोगा मैडम पर भी केस सुलझाने का जबरदस्त दबाव था। चारों तरफ से फोन की घंटियां, ऊपर से अफसरों का दबाव। लेकिन वह 3 दिन तक हर तरीका आजमाती है, साम दाम दंड भेद। फिर भी मुजरिम झुकता नहीं। और यह कोई आम केस नहीं था। मामला था एक लड़की का जो रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी थी। और चौंकाने वाली बात यह थी कि उस लड़की के पेट में एक मासूम जिंदगी पल रही थी। तो दोस्तों, यह है एक रहस्य, एक संघर्ष और इंसाफ की एक ऐसी घटना जो आपको ढह छोड़ कर रख देगी। आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप भी ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी अनसुनी कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहे। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के एक जिले की, जो एक लड़की जिसका नाम बबली था, वह रहस्यमय तरीके से एक दिन गायब हो जाती है। जो उसके माता पिता होते हैं वह भागे भागे थाने आते हैं और एक लड़के के नाम कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। उस लड़के का नाम सौरभ होता है। वह कहते हैं कि सौरभ ने ही उनके बेटी को बहला फुसलाकर कहीं ले गया है और उसने उसकी जान ले ली है, क्योंकि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। अब दोस्तों, इसके बाद सौरभ को पुलिस उठा लेती है और उससे पूछताछ करती है और कहती है कि बता, लड़की कहां पर है। सौरभ कहता है, मुझे नहीं पता। अब दोस्तों, इस केस की चार्ज जो है एक नई नवेली जो महिला दरोगा होती हैं, जिनका नाम पूनम था, उनको इस केस की जिम्मेदारी दी जाती है और सौरभ को उनके हवाले कर दिया जाता है। और उनके ऊपर कभी इनका फोन, कभी उनका फोन, तमाम फोन आने लगते हैं कि कैसे भी करके उस लड़की को ढूंढो, कैसे भी करके जो आरोपी है उसको सजा दिलवा। अब दोस्तों, 2017 मई का महीना था। मैडम जो है परेशान हो जाती हैं दोपहर में, और उसके बाद वह सौरभ के पास जाती है, जो कि थाने में एक बैर में बंद होता है। वह उससे बड़े प्यार से पूछती हैं कि पानी पियोगे, तो सौरभ कहता है कि हाँ पिंगा। वह एक बोतल ली हुई थी, वह उसको देती है और फिर वह पानी पीता है। और उसके बाद फिर बोलती हैं कि सच सच बताओ, लड़की को कहाँ गायब कर दिया है तुमने। अब सौरभ कहता है कि मैडम, मैं सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता है। मैडम कहती हैं कि नहीं पता है, आखिरी बार पूछ रही हूं, तुम सच सच बता दो। फिर वह कहता है, मैडम, मैं आखिरी बार ही कह रहा हूं, मुझे नहीं पता है। वह कहती है, नहीं पता है। सौरभ कहता है, नहीं पता है। अब दोस्तों, उसके बाद वह उसके ऊपर टूट पड़ती हैं और लातों से, हाथों से उसको इतना मार है कि 5 ही मिनट के बाद जो है पूरी तरीके से पसीने से वह भीग जाती है, क्योंकि गर्मी बहुत जबरदस्त थी। अब बाल अस्त व्यस्त हो जाते हैं। एक कंगन था हाथ में, वह भी टूट जाता है और उसके बाद मारते मारते थक जाती हैं। सौरभ जो है वह दर्द से कराता है और वह बस यही कहता, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है। उसके बाद वह कहती हैं कि शाम तक सबूत आ जाता है, फिर मैं तुझे देखती हूं और तेरा वह हाल करूंगी कि तू सपने में भी नहीं सोचा होगा। फिर पर सौरभ कहता है कि मैडम, जब सबूत आ जाएगा तभी कुछ करना, अभी से ही आप लोग मुझे क्यों इतना मार रहे हो। उसके बाद वह और 2-4 हाथ जमा देती हैं और उसके बाद फिर आगे अपने चेयर पर बैठ जाती हैं। तभी दोस्तों, जो बबली के माता पिता और उनकी तरफ से एक प्रधान जी होते हैं, जो कि उन लोगों की पैरवी कर रहे थे, वह वहां पर आते हैं और कहते हैं कि कोई रहम नहीं दिखाना, उसके ऊपर कोई दया नहीं करनी है और कैसे भी करके इस केस को सॉल्व करो। और जो है, जैसे उसने लड़की जिंदगी बर्बाद कर दी है, वैसे उसकी भी जिंदगी बर्बाद होनी चाहिए। अब दोस्तों, मैडम का दिमाग खराब था ही। उन्होंने प्रधान जी से कहा कि आपको कैसे पता कि उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। अब दोस्तों, जो प्रधान जी थे वे कहते हैं कि मुझे आप सिखा रही हो, इतने दिन से वह लड़की गायब है, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा, और आप कह रही हो कि मुझे कैसे पता। तो उसने बोली कि नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने कहा कि उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई है, तो मैंने सोचा चलो आपको ही कुछ पता होगा और आपसे ही जानकारी लेकर फिर छानबीन करते। तो उन्होंने कहा कि मैं सब समझ रहा हूं, और अगर न दिन में यह केस नहीं सॉल्व हुआ तो हम थाने का घेराव करेंगे और एसपी के पास जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, वह वहां पर से भौकाल जमाकर चले जाते हैं
और उसके बाद वह परेशान हो जाती हैं। और वो सबूत आने का इंतजार कर रही थी, जो कि शाम तक आना था। तभी जो है सौरभ के माता पिता आते हैं और मैडम के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि मैडम, हम हाथ जोड़ते हैं, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। उन्होंने बोला कि आपको कैसे पता है, फिर क्यों इसके नाम ये कंप्लेंट किया गया है? तो उसके माता पिता कहते हैं कि मैडम, जो मेरा बेटा था पढ़ने में बहुत तेज था, बस उसकी नौकरी लगने ही वाली है। उससे जलने वालों ने यही सब किया है कि उसके ऊपर दाग लगाना चाहते हैं कि ताकि उसका करियर बर्बाद हो जाए, वह जो है उसकी नौकरी ना लग पाए। फिर मैडम कहती हैं कि चलो ठीक है, फिर तुम ही लोग बता दो कि आखिर लड़की कहाँ गई, किसने उसको गायब किया है? तो उसके माता पिता कहते हैं, ये हम नहीं जानते हैं कि कहाँ गई, लेकिन इसने कुछ नहीं किया है। अब दोस्तों, तभी उनके सामने जो सौरभ था, उसके फोन का पूरा कॉल डिटेल्स आ जाता है और फिर वह देखती हैं कि वह बबली से दिन में 3 बार 4 बार बात किया करता था। अब मैडम जो है कहती हैं कि देखो, ये है तुम्हारे बेटे की करतूत और इसी ने ही कुछ किया है, तुम लोग भी जानते हो, और इसीलिए आप लोग उसे बचा रहे हो, छुपा रहे हो, कोई बचेगा नहीं। आखिर 4 4 बार वह दिन भर में बात क्यों करता था? अब उसके माता पिता सुनते हैं, वह भी चौंक जाते हैं। कहते हैं, मैडम, हम सच कह रहे हैं, हमको कुछ नहीं पता है। लेकिन फिर मैडम कहती हैं कि गुनाह इसी ने ही किया होगा। आखिर क्यों बात करता था? फिर दोस्तों, धीरे 50,000 निकालते हैं और उसके माता पिता जो है वह पूनम दरोगा मैडम को देते हैं और कहते हैं कि मैडम, देख लेना, बच्चे की जिंदगी की सवाल है, बर्बाद हो जाएगी। इसकी जिंदगी हो सकता है कि बच्चों ने कुछ गलती कर ही दिया हो, बस आपके ही हाथ में है सब कुछ। तो वह कहती हैं कि यह पैसे अपने पास रखो, अगर इसने गुनाह किया होगा तो कितना भी पैसा लगा दोगे, यह बचेगा नहीं। और अगर गुनाह नहीं किया है तो तुम यह पैसे क्यों दे रहे हो? उसके बाद वह बौखला जाती है, कहती हैं, बस अब आप लोग भी यहां से चले जाइए, हमको अपना काम करने दीजिए। दोस्तों, वह लोग वहां से चले जाते हैं। तभी वह अपने सीनियर से बात करती हैं, इस केस के सिलसिले में परेशान रहती हैं। उसने कांपते हाथों से वह पर्चा उठाया जिसकी स्याही अभी भी ताजा थी और उस पर लिख एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ने लगी। हर पंक्ति में छिपे संकेत उसे कुछ और सोचने पर मजबूर कर रहे थे। उसकी सांसें तेज हो गईं और माथे पर चिंता की लकीरें गहराने लगीं। उसके बाद वह धीरे धीरे थाने के उस हिस्से की ओर बढ़ी जहां पीछे बने बैरक में सौरभ को बंद किया गया था। जब उसके पास जाती हैं तो देखती हैं कि 2 कांस्टेबल उसको पीटे जा रहे हैं, उसकी पिटाई कर रहे हैं। अब वो देखती हैं तो उनको बोलती हैं कि ये क्या कर रहे हो आप लोग, क्यों मार रहे हो इसको? इसके बाद वो कहते हैं कि यह बड़ा शातिर है और ये कुछ भी नहीं बता रहा है, और जो है अभी कहाँ मार रहे हैं, अभी तो इसकी आरती उतार रहे हैं, अभी तो मारना बाकी है। मैडम ने सख्त लहजे में कहा, यह जिम्मेदारी मेरी है, मुझे पूछना है, मुझे क्या करना है ये मैं जानती हूं। आप लोग यहां से जाइए। क्यों मार रहे हो आप लोग इसको? दोस्तों, उसके बाद जो है वह दोनों कांस्टेबल है चले आते हैं। अब जाहिर सी बात है, किसी के कहने पर ही वह अपना काम कर रहे थे। उसके बाद जब कांस्टेबल चले आते हैं, फिर वह जाकर बैठती हैं और बड़े प्यार से उससे कहती हैं कि देखो, आखिरी बार पूछ रही हूं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सारा सबूत आ चुका है, ये रहा तुम्हारा फोन, इसकी सारी डिटेल्स है। मैडम ने सख्त लहजे में कहा, तुम दिन में 4 4 बार उस लड़की से क्या बात करते थे? आखिर क्या जरूरत थी? सच सच बता दो, तुम्हारा उससे क्या मतलब था? सौरभ ने सिर झुकाते हुए कहा, मैडम, मैं उससे बात तो जरूर करता था, लेकिन मतलब मेरा नहीं था। मतलब तो बबली का ही था। मैडम ने आंखें संक करते हुए पूछा, क्या मतलब? उसका क्या मतलब था? सौरभ ने डरते हुए कहा, मैडम, वह जो लड़की है बबली, उसका प्रधान के लड़के विक्की के साथ अफेयर था। उसने उसे झांसे में लेकर जो भी करना था वह सब किया, और अब वह उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। जब बबली ने यह बात विक्की को बताई तो विक्की उसे धमकाने लगा, धमकी देने लगा और उससे कहा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वह जो है फिर कहने लगा कि तुमको भी खत्म कर देंगे, तुम्हारे मां बाप को भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। फिर मैडम ने पूछा, फिर क्या हुआ? सौरभ कहता है कि फिर उसे किसी ऐसे को पकड़ना था कि जिससे वह रिश्ता बना सके और जिसको यह कह सके कि यह जो बच्चा है वह इनका है। तो इसीलिए उसने मुझसे बातचीत करनी शुरू की। मैं समझ नहीं पाया,
मुझसे प्यारी प्यारी बातें करने लगी और जैसे ही 2-4 दिन बीता तो उसने एक दिन अपने घर पर मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैं उसके घर पर चला गया। वहां पर कोई नहीं था। हम दोनों 2 मिनट बातचीत किए और उसके बाद ही वह मुझसे रिश्ता बनाने की बात करने लगी। मैं जो है उसे मना करने लगा। मैंने बोला, इतनी भी क्या जल्दी है? लेकिन वह जो है मुझे कस्में और वादे यह सबका हवाला देते हुए बोली कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, इसीलिए तुम मना कर रहे हो। लेकिन मैं जो है उसे टाल रहा और फिर वह कहने लगी कि मैं तुम्हें फंसा दूंगी अगर तुमने रिश्ता नहीं बनाया। तो फिर मैं सोचने लगा कि अगर यह इस रिश्ता बनाने के लिए इतना फोर्स कर रही है तो अगर रिश्ता बन जाएगा तो उसके बाद ये पता नहीं क्या करेगी, क्या इसके दिमाग में चल रहा है। मैं जो है किसी तरीके से वहां से बोला कि अच्छा ठीक है, मैं कल आता हूं, और उसके बाद मैं वहां से निकल आया। उसके बाद जब मैं घर आया और उसने मुझे फोन किया तो उसने बोली कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, किसी और से प्यार करते हो, इसीलिए तुम जो है मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन मैं सोच रहा था कि आखिर कोई लड़की ऐसा क्यों करेगी। फिर मैं समझ गया कि हो सकता है उसके ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत हो, वह किसी बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसी हुई हो, और इसीलिए मैंने जो है उससे रात को बात करने के लिए कहा। फिर उसने रात को मुझे फोन लगाया और मैंने फिर सारी रात उससे बात की। उसके बाद मैंने बबली से कहा, देखो मैं जानता हूं कि तुम किसी बड़ी प्रॉब्लम में हो, जो भी है सच सच मुझे बता दो, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। देखो मैं पढ़ा लिखा हूं और किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत हो तो मैं तुम्हें वह दे सकता हूं। तब उसने जो मुझे सारी बात बताई कि मैं ऐसे ऐसे फंस चुकी हूं और विक्की ने ऐसे ऐसे किया है मेरे साथ, तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैं जो है तुम्हारी मदद करूंगा, मैं विक्की से जाकर बात करूंगा। विक्की जो है दूसरे गांव का रहने वाला था, प्रधान जी का लड़का है, उनका दबदबा है, सब लोग जानते हैं, हर कोई उनसे डरता है। लेकिन मैं जाकर जब विक्की से बात किया तो विक्की ने जो है मुझे उल्टा सीधा कहने लगा। उसने बोला कि मैं तुझे ऐसा फंसा दूं कि जो तू लेखपाल बनने का सपना देख रहा है, अभी से लेखपाल बनने की कोशिश मत कर, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। विक्की ने गुस्से और धमकी भरे लहजे में। रिजल्ट 8 आ जाता है, जो कि वह परीक्षा पास कर चुका था। अब दोस्तों, जब उसके माम बाप को यह खबर लगती है तो भागे भागे थाने आते हैं, मैडम से मिलते हैं, कहते देखो मैडम, मेरा बेटा लेखपाल बन चुका है। अगर मेरा बेटा लड़कियों के पीछे घुमा फिरा रहता या इस लड़की से बातें करता, क्या वह लेखपाल बन सकता था? क्या वह पढ़ने में इतना अच्छा हो सकता था? तो मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। तो वह लोग जो है बोले कि अपने बेटे से एक बार हमको मिलवा दीजिए दोस्तों। वह लेकर जाती हैं उस बैर में जहां पर वह बंद था। एक कोठरी होता है थाने पर जहां पर अमूमन में 2 दिन 3 दिन या 24 घंटे कैदियों को रखा जाता है, वहां पर लेकर जाती हैं। और जब उसके माता पिता सौरभ को बताते हैं कि वह लेखपाल बन चुका है तो वह फूट फूट कर रोने लगता है। और उसके बाद अब वह कैसे चेक करें, तो मैडम के ही मोबाइल में वह अपना रिजल्ट चेक करता है। और उसके बाद जो है मैडम भी उसे दबी जुबान में बधाई देती हैं। और उसके बाद फिर जो है वह आती है थाने में और सारा कुछ वह मामला समझती हैं। उसके बाद फिर वह बबली के माता पिता के पास फोन करती हैं, कहती हैं एक काम करो, आप लोग थाने आ जाओ, कुछ जरूरी बात करनी है। उसके माता पिता कहते हैं कि ठीक है, हम प्रधान जी को लेकर अभी आते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, प्रधान जी को लाने की जरूरत नहीं है, प्रधान जी तो ऑलरेडी यहां पर बैठे हुए हैं और वही आप लोगों को बुला रहे हैं, उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, जो उसके माता पिता भागे भागे थाने पर आते हैं, कहते हैं प्रधान जी कहां पर है? वह बोली, प्रधान जी अभी अभी कहीं पर गए हैं, आ रहे होंगे, आप लोग बैठो। तो वह उन लोगों से कहती हैं कि देखो ऐसा है, मुझे नहीं लगता कि इसने जो है कुछ किया है आपकी बेटी के साथ, और यह जो है मुझे निर्दोष लग रहा है। और तो उन लोगों ने बोला कि नहीं मैडम, इसी ने ही किया है और हमें पूरा यकीन है। तो उन्होंने बोला कि देखो, अगर सच्चाई आप लोगों को नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लोग को सच्चाई पता है और फिर भी आप लोग झूठ बोल रहे हो तो ये समझ लो कि बेटी तो गई ही गई है, आप लोग भी चले जाओ, ये सोच लेना बचोगे नहीं। अब दोस्तों, इतना जो है सुनते ही वह लोग थोड़ा सहम जाते हैं। फिर मैडम कहती हैं कि तुम लोग क्यों किसी निर्दोष को फंसा रहे हो झूठे केस में, जब इसने कुछ किया ही नहीं है और आपको पता है कि आपकी बेटी कहां है,
तो फिर आप इसे क्यों फंसा रहे हो? झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। सारा मामला साफ हो चुका है और सब कुछ पता चल चुका है। अब दोस्तों, बबली के माता पिता एक दूसरे का मुंह खाने लगे, जैसे उनके पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। मैडम ने सख्त लहजे में कहा, देखो, जो भी सच्चाई है वह अभी और इसी वक्त बता दो। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखो, अगर जरा भी चालाकी दिखाई या कोई झूठ बोला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। हमें पता चल चुका है कि यह निर्दोष है, और अगर इसके बावजूद भी किसी ने इसे फंसाने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सोच समझकर जवाब देना, वरना ना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अब दोस्तों, इतना कहते ही वह लोग रोने लगते हैं तो कहते हैं, और ओ कहती है, रोने की जरूरत नहीं है, निडर होकर बताओ जो भी कुछ है। फिर उसके माता पिता कहते हैं कि मैडम, जो भी सच्चाई थी वह बता देते हैं कि एक दिन जो है मेरी बेटी रो रही थी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने सारी बात बताई। अब उसके बाद जब हम लोग वहां पर गए प्रधान जी के पास, तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी बेटी से शादी करने को तैयार हैं, लेकिन जो लड़का सौरभ है उसने हमारे साथ बदतमीजी करी है, उसको सबक सिखाना है, तो तुम लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा। उन्होंने मेरी बेटी को ले गए कहीं अपने रिश्तेदार के घर, वह कहां पर रखे हमको नहीं पता, और उसके बाद उन्होंने हमसे ही कंप्लेंट करवाया, और जो है वह पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैडम ये बात जब सुनती हैं तो कहती हैं कि ठीक है, अब तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मैडम ने सख्त आवाज में कहा, लेकिन याद रखो, अगर सच्चाई से मुंह मोड़ा तो सोच लेना, सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। फिर ना तुम किसी काम के रहोगे और ना ही तुम्हारी बेटी मिलेगी। जो करना है अभी कर लो, वरना बाद में पछताना पड़ेगा, और बिना किसी से कुछ कहे यहां से चले जाओ। प्रधान जी को फोन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों अपने सीनियर्स को फोन करती हैं, और सीनियर्स जो है कहते हैं कि तभी तो इतना दबाव बना रहा था, एक काम करो कि बाप बेटे दोनों को उठाओ, और पहले उस बेटे को उठाओ। दोस्तों, मैडम जो है जाती है और बक्की को उठाकर कर लाती हैं। उसके बाद इतना तुड़ाई करती हैं कि वह सारा कुछ कबूल लेता है कि हाँ, जो कुछ किया है मैंने ही किया है, मैंने ऐसे ऐसे किया है। अब उसके बाद प्रधान जी जो है हाथ पांव मारते रह जाते हैं, उनकी एक भी नहीं चलती है। उसके बाद उनको थाने बुलाया जाता है और तमाम धाराएं लिखकर उनको दिखाई जाती है कि यह धारा आपके ऊपर बन रहा है। अब दोस्तों, वह जो है माफी मांगने लगते हैं, गिड़गिड़ा नहीं लगते हैं, और कहते हैं कि हमको माफ कर दीजिए। विक्की जो है वो भी कहता है, हमको माफ कर दीजिए। वो बोलते हैं, पहले तुम लोग लड़की को लेकर आओ, वह कहां पर है। अब दोस्तों, वो कहीं अपने एक रिश्तेदार के यहां रखे थे, उसको बुलाया। तुरंत वो जो है आधे घंटे में थाने पहुंच जाती है, और उसके बाद अब विक्की जो है वह शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मैडम जो है वह बबली से पूछती हैं कि देखो, ऐसा है कि तुम अपना फ्यूचर जो है वह सोच समझ कर बताओ, क्या तुम इसके साथ शादी करोगी? देखो, शादी करने का कोई दबाव नहीं है, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 20 साल तक तो वैसे भी जेल में जा रहे हैं। बक्की उसका पैर पकड़ लेता। बबली का कहता है, बबली मुझे माफ कर दो, बचा लो, और मैंने ही तुम्हारे प्यार को नहीं समझा, क्योंकि वह जानता था कि इसी के हाथ में है कि या तो वह 20 साल के लिए जेल में जाएंगे या फिर उन्हें एक नई जिंदगी मिलेगी। तो वह कहता, हाँ बबली मुझे माफ कर दो। उसके हाथ पैर जोड़ने लगता है। प्रधान जी भी हाथ पैर जोड़ने लगते हैं। बबली जो है वह कहती है कि हाँ, मुझे शादी करनी है दोस्तों। उसके बाद जो है वहां से मामला रफा दफा होकर वह लोग घर आते हैं, और मैडम जो होती हैं, पूनम मैडम, दरोगा मैडम, वह फिर सौरभ से कहती हैं कि लेखपाल साहब, हमको माफ कर दीजिए, हमने आपको बड़ी तकलीफ दी। तो लेखपाल जी कहते हैं कि मैडम, आप भी तो अपना ही ड्यूटी कर रही थी, लेकिन आप जब मार रही थी तो इतनी तकलीफ नहीं हो रही थी, लेकिन वह दोनों जो है हमको तोड़कर रख दिए। अब दोस्तों, इस पर जो है वह मुस्कुरा देता है। मैडम जो है अफसोस जाहिर करती हैं, कहती हैं कि सौरभ जी, और जो है आप तकलीफ मत दीजिए दोस्तों। उसके बाद जो है वह कहती हैं कि आपके इसी क्यूटनेस पर हमको आपसे प्यार हो गया है। दोस्तों, उसके बाद दोनों में बातचीत चलती रहती है। वह अपना ड्यूटी करता है और मैडम अपनी ड्यूटी करती हैं, और दोनों में रोज 2-4 बार बातचीत